अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, क्लास में अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 8 हमने स्टार्ट किया और उसका आज थर्ड नॉलेज बेसिकली हम पढ़ रहे हैं और उसका आज लास्ट लेक्चर है। इस नॉलेज के अंदर बेसिकली हमने जिन एसएलओस को एड्रेस करना था उसमें से मेजर एसएलओ तो हम कल तक देख चुके हैं, क्योंकि पहला एसएलओ था। हमने ली शैटलर प्रिंसिपल डिटेल से देखा और देखा एबल टू अप्लाई, इसको फिर हमने सिस्टम पे अप्लाई किया, इक्विलिब्रियम पे, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होते हैं रिएक्शन के। कंसंट्रेशन चेंज करके देखा, प्रेशर चेंज करके देखा, केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। टेम्परेचर के चेंज करने पे केसी पे फर्क पड़ा। और आज लास्ट में थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कैटलिस्ट से क्या होता है। फर्दर इन तीन एसएलओस पे हमने आज डिटेल से बात करनी है, तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। जी डियर स्टूडेंट्स, तो चेंज इन टेम्परेचर पे लास्ट लेक्चर में बात हुई थी, तो आई नो कि आपको आता है डिटेल से। जस्ट फॉर रिव्यू मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो इक्वेशन लिखी है, क्या ये एक्सोथर्मिक की इक्वेशन है या ये एंडोथर्मिक की इक्वेशन है? जल्दी बताएं। ऑब्वियसली हीट रिलीज हो रही है, तो ये किसकी इक्वेशन है? एक्सोथर्मिक की इक्वेशन है। एक्सोथर्मिक की इक्वेशन में हीट एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है, हीट मिलती है, रिलीज होती है। अब आप मुझे बताएं कि ऐसे रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर हाई करेंगे, शाबाश, हाई टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा? जल्दी से बताएं। जब आप इसका टेम्परेचर हाई करेंगे तो बेसिकली आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, और टेम्परेचर हाई करेंगे, हीट आएगी सिस्टम के अंदर, हीट बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन कहां मूव करेगा? रिवर्स मूव करेगा। हीट बढ़ने पे रिएक्शन रिवर्स मूव करेगा। जब रिवर्स मूव करेगा तो प्रोडक्ट भी रिवर्स हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट लो हो जाएगी, रिएक्टेंट हाई हो जाएंगे। तो यही आपको बताया था कि केसी किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आप हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करोगे तो हाई टेम्परेचर पे उतना ही रिएक्शन कहां मूव करेगा? रिवर्स मूव करेगा, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा हो जाएंगे, मतलब केसी गिर जाएगा। फॉर व्हाट केसेस? एक्सोथर्मिक केसेस के अंदर। ठीक है, यही मैंने आपको बता रहा हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट अगली सिचुएशन की तरफ। शाबाश, बताइए इस इक्वेशन को देख के क्या लग रहा है? ये कौन सी कैटेगरी का रिएक्शन है? क्या ये एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है? डेफिनेटली ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जिनको चलने के लिए हीट चाहिए, यानी रिएक्टेंट को हीट चाहिए प्रोडक्ट में जाने के लिए। तो यहां पर हीट एज अ रिएक्टेंट काम कर रही है। शाबाश, बताओ बेटा, अगर आप हीट बढ़ाते हो तो बेसिकली आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो, और अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट बढ़ने पे रिएक्शन कहां जाता है? फॉरवर्ड जाता है, यानी दे विल मूव फॉरवर्ड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हीट बढ़ाने का तरीकाकार क्या? सिस्टम में हीट एंटर करने का तरीकाकार क्या है? टेम्परेचर क्या रखो? हाई रखो। अब इस केस में अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज, हीट एब्जॉर्ब, रिएक्शन विल मूव, इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस केस में अगर केसी की बात करें तो जो कि बराबर होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, टेम्परेचर के बढ़ने पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी, और रिएक्टेंट जो है वो लो हो जाएंगे, कम रह जाएंगे। ठीक है, इस केस में प्रोडक्ट बढ़ेगी, यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, और फॉरवर्ड मूव करने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करा, प्रोडक्ट बढ़ी, केसी बढ़ा। ओके, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूं। यही मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिमुलेशंस के साथ डिटेल से बताया था। अब जल्दी से इस टेबल को एनालाइज करें और मुझे बताएं कि क्या समझ आ रही है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है, इक्वेशन आपके सामने है, हीट रिलीज हो रही है। इस केस में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो इफेक्ट ऑन केसी क्या होगा? केसी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। और अगर आप टेम्परेचर चेंज इस तरह करते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे केसी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। सेम गोज टू एंडोथर्मिक रिएक्शन, बल्कि इसमें ये कहना चाहिए सेम गोज टू एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसा तो नहीं, लेकिन ये एक रिवर्स प्रोसेस है। बेसिकली एंडोथर्मिक एक्सो का उल्टा होगा। तो इसमें रिएक्टेंट हीट ऐड होगी, प्रोडक्ट बनेगा। स्क्रीन पे लेके आए जरा मुझे, ठीक है। और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, तो देखो इंक्रीज, डिक्रीज करने से रिएक्शन रिवर्स जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये रियल केसेस मैंने आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। HCl को ऑक्सीजन के अंदर डालो, H2O बनेगा, Cl2 बनेगा, और साथ में इतनी हीट मिलेगी। ठीक है, H2Cl2 2HCl बनेगा, साथ में इतनी हीट मिलेगी। दे बोथ आर एक्सो। थर्ड वाला भी एक्सो है, CH4 प्लस O2, इतनी हीट मिलेगी। फोर्थ वाला जो है वो एंडो है, फिफ्थ वाला एंडो है, और सिक्स्थ वाला भी एंडो है। चैलेंज आपके लिए ये है कि इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग के एरोज लगे हुए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग के एरो लगे हुए हैं कि ये रिवर्स आ रहा है रिएक्शन, ये रिवर्स आ रहा है रिएक्शन, ये रिवर्स आ रहा है रिएक्शन, ये फॉरवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है। आपने यहाँ पर टेम्परेचर हाई लो के केस में बताना है कि किस केस में टेम्परेचर हाई होगा और किस केस में टेम्परेचर लो होगा, तो रिएक्शन की पोजीशन इस तरह से बनेगी। ठीक है, आपने ये प्रिडिक्ट करना है कि किस केस में टेम्परेचर हाई है जिसकी वजह से रिएक्शन लो या रिएक्शन रिवर्स या फॉरवर्ड जा रहा है। ये आपने प्रिडिक्शन देनी है अबाउट टेम्परेचर, जस्ट ओनली लो या हाई के टर्म्स में। ये आपके लिए एक चैलेंज है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करने लगे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इंडस्ट्री पे अप्लाई करने लगे हैं जो हमने पढ़ा है अमोनिया फॉर्मेशन। आज हमने सीखना है अमोनिया बनती कैसे है, और एक इंडस्ट्री खोलने लगे हैं, पैसा लगाने लगे हैं, कारोबार करने लगे हैं, और देखेंगे कि अगर हम वो कारोबार करेंगे तो हमें अमोनिया मैक्सिमम चाहिए। तो अमोनिया बनती कैसे है? सबसे पहले आपको पता है कि अमोनिया बनाने के लिए हाइब्रिड प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ, और बदले में हमें अमोनिया मिलती है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है, खास मिकदार में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो जाएगा, लेकिन वही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी आ जाएगा। एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो मुझे ऐसी कंडीशंस डिजाइन करनी है मशीन की कि मुझे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मिले। और सेकेंडली, इतनी हीट साथ में मिल रही है, तो ये शो करता है ये कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो दो बातें हमें समझ आ रही है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। दूसरी बात हमें समझ आ रही है, प्रेशर का लेना देना भी होगा। कैसे पता चला, 3 और 1 4 मोल, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट में 4 मोल हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल हैं। 4 मोल से 2 मोल में जाना है, बड़े वॉल्यूम से छोटे वॉल्यूम में जाना है, तो यू नीड हाई प्रेशर। द रिएक्शन प्रोसीड विद अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। रिएक्शन 4 मोल से 2 मोल में जा रहे हैं, तो इसलिए इसको अगर आप फॉरवर्ड ले जाना चाहते हैं तो आपको हाई प्रेशर चाहिए। अब हम कुछ पहले थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ने के बाद हम मशीन को चलाएंगे एक सिमुलेशन में। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम यील्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के कंपोनेंट समझ लें। इस तरह की मशीन हम चलाएंगे भी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मेन जैकेट है जहां से हमने रिएक्टेंट को ऐड करना है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये गैसेस जाएंगी थ्रू दिस कंप्रेसर इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, जहां पर कैटलिस्ट वगैरह लगा हुआ है, हीटिंग कॉइल लगी हुई है। समझ लो कि ये वो जगह है जहां पर रिएक्शन होगा। स्क्रीन में मुझे लेके आए, ये वो जगह है जहां रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा कि यहां से जब रिएक्शन के बाद ये दिस इज इक्विलिब्रियम सिस्टम, यहां पर आएगा, यहां पे होगा नाइट्रोजन भी, यहां पर होगा हाइड्रोजन भी। मुझे स्क्रीन में रखें आप जरा, ठीक है। नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, और साथ में अमोनिया भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर ये जो सिस्टम है जहां पर अमोनिया भी होगा, अब यहां से हमने अमोनिया निकालना भी तो है, तो हम इस सारे सिस्टम के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समेत हम इनको ट्रांसफर कर देंगे इस वाले सिस्टम में, जहां पर बेसिकली क्या होगी, कंप्रेशन होगी, और कंप्रेशन के थ्रू अमोनिया फौरन लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया एक पोलर गैस है।
और वो लिक्विफाई होके यहाँ से बाहर आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे अमोनिया के आपको ड्रॉप्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द अमोनिया विच आर इन लिक्विड फॉर्म। और जबकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन स्टिल कंप्रेशन पर भी गैस ही रहेंगे, तो हम उनको रिसाइकल कर देंगे दोबारा से यहाँ से वापस इसके अंदर, ताकि वो दोबारा रिएक्शन मिक्सचर में शामिल हो जाए। तो बेसिकली इस ऑपरेटर्स को हम यूज करेंगे। कैटलिस्ट भी यहाँ पे, कैटलिस्ट भी यहाँ लगा हुआ है, यानी सब कुछ यहाँ पर हो रहा है, सारा रिएक्शन यहाँ पर होगा, सारी कंडीशंस यहाँ पर हैं। तो आपने मुझे जरा फैसला करके बताना है कि करना क्या क्या है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और ये अमोनिया बन रहा है रिवर्सिबल। फैसला करना है जी। पहला फैसला हम ये करते हैं कि लगातार फ्लो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का हाई रखें। क्या मतलब है जी फ्लो का? फ्लो का मतलब है लगातार हम यहां से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करते जाएं। उससे क्या होगा? उससे बेसिकली ये होगा कि जो रिएक्टेंट है वो आप बढ़ाते जाओगे, रिएक्टेंट बढ़ता जाएगा। और रिएक्टेंट बढ़ने से आपको पता है कि रिएक्शन कहां जाने का चांस है, फॉरवर्ड जाने का चांस है। तो फ्लो हाई रखेंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, इससे क्या होगा? रिएक्शन की डायरेक्शन कहां रहेगी, कहां मूव करता रहेगा? वो फॉरवर्ड। ओब्वियसली खुद तो नहीं करेगा, प्रेशर भी साथ में लगाना पड़ेगा ना इनको फॉरवर्ड धकेलने के लिए, क्योंकि 4 मोल 2 मोल में जा रहे हैं, ज्यादा मोल्स थोड़े मोल में जा रहे हैं, बड़ा वॉल्यूम छोटे वॉल्यूम में जा रहा है। 4 मोल का वॉल्यूम ज्यादा होता है, 2 मोल का वॉल्यूम कम होता है। जब आप बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम में ले जाना चाहते हो तो यू नीड हाई प्रेशर। तो साथ साथ मुझे तीसरी सजेशन क्या चाहिए? हाई प्रेशर हमें रखना पड़ेगा। तो ये मैंने हाई प्रेशर कर दिया। अब कितना हाई प्रेशर वो भी हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। इसके मुताबिक तो हमें यहाँ पे 200 एटीएम प्रेशर रखना है, ठीक है ना। 200 एटीएम, 300, 350 भी कर सकते हैं। और तीसरी सजेशन चाहिए जी टेम्परेचर के रिलेटेड। टेम्परेचर चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हमें पता है कि केसी, हमें पता है कि केसी का टेम्परेचर के साथ केसी बराबर होता है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट के। और एक्सोथर्मिक में आपको पता है कि टेम्परेचर और केसी में इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट गिर जाएगा, मुझे तो प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए। तो इनिशियल थॉट ये आती है कि हमें लो टेम्परेचर के साथ जाना चाहिए, बट नहीं, हम लो टेम्परेचर के साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि भाई लो टेम्परेचर पे गए तो रिएक्शन जो होगा वो उससे ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पे आपको प्रोडक्शन तो ज्यादा मिलेगी, लेकिन ऐसी प्रोडक्शन का क्या फायदा जो स्लो 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 मिले। हमें प्रोडक्शन ज्यादा भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि हम 5-6 दिन 5-6 घंटे बैठे रहे वहां पर, प्रोडक्शन हो रही है होती रहे। हमें मशीन को तेजी से चलाना है, भले प्रोडक्ट थोड़ी मिल जाए लेकिन रिएक्शन जल्दी हो। इसलिए लो टेम्परेचर से मुराद ये नहीं होगा 25, 30, 35 डिग्री पे रिएक्शन, वो तो बहुत स्लो होगा। लो टेम्परेचर से मुराद मॉडरेटली हम क्या करेंगे, 450 डिग्री तक टेम्परेचर रखेंगे, साथ में कैटलिस्ट भी ऐड कर लेंगे, रिएक्शन तेज चले। अब यहां मैं कैटलिस्ट का रोल आपको बता देता हूं, कैटलिस्ट का क्या कमाल है। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में तो पढ़ रखा है। तो बेसिकली कैटलिस्ट करता क्या है? रिएक्टेंट ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, उनके रास्ते में एक बैरियर है, उस बैरियर का नाम क्या है? शाबाश, एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट का तो इतना सा काम है ना कि उसकी उस एक्टिवेशन एनर्जी को लो डाउन कर दे, ताकि जल्दी जल्दी रिएक्टेंट किस में चले जाए? प्रोडक्ट में चले जाए, और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट वापस किस में आ जाए? रिएक्टेंट में आ जाए। तो जस्ट कैटलिस्ट तो एक नया रास्ता देता है जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी बढ़ जाता है, लेकिन अमाउंट तो जितनी थी उतनी की उतनी ही रहेगी। वो रास्ता ही चेंज किया ना उसने, रफ्तार ही तेज की है। तो इसका मतलब जो कैटलिस्ट है वो केसी को चेंज नहीं करता, बस वो इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम को अटेन करने में क्या करता है? जल्दी कर देता है, यानी थोड़ी इस तरह हेल्प करता है कि जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। तो हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी रिएक्शन चले, कैटलिस्ट भी ऐड करेंगे। अब ये जितनी भी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, हम एक सिमुलेशन पे जाते हैं और इनको अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके लिए, बल्कि अभी सिमुलेशन पर, ये मैंने आपके लिए डेटा लगाया हुआ है कि लो टेम्परेचर, देखो 200 डिग्री टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, अभी आपने देखा ना, लो टेम्परेचर केसी ज्यादा,
प्रोडक्ट ज़्यादा। ठीक है, ये देखो लो टेम्परेचर और ये जो हमारे पास वैल्यू है Kc की, वो देखो वो ज़्यादा है। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया Kc की वैल्यू लो हो गई। ये साथ साथ हमने डेटा भी लिखा हुआ साथ में। चलें, बहरहाल हम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर यूज करते हैं वो 450 करते हैं। इससे यील्ड भले थोड़ी मिलती है लेकिन ऑप्टिमम मिलती है। एक फैक्ट्री की तरफ चलते हैं और लगाते हैं जी प्लांट और देखते हैं जी हमें फायदा कब होता है। तो सबसे पहले दूसरी बल्कि ठीक है, इस फैक्ट्री को इसको स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू, गिव मी अ प्राइस इंडेक्स जी, गेट स्टार्ट। ओके, ये मशीन है जी। इस मशीन के अंदर हमारे पास ये सारा वो सेटअप है। इसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस पुट करेंगे, इसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस पुट करेंगे। ये फ्लो नजर आ रहा है आपको? ये वो जगह है जहां पर रिएक्शन होगा और यहां से हम पंप आउट करेंगे मीथेन को इस पाइप में से, और ये फिर सिलेंडर भरते जाएंगे ऑटोमेटिकली। पंप आउट करने का मतलब क्या है? अमोनिया को निकालना भी तो जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट निकालोगे तो भी तो रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड। एक सजेशन तो बताना भूल ही गया कि आप क्या करते जाओ। चौथी सजेशन क्या थी? कि एग्जिट करते जाओ, एग्जिट करते जाओ प्रोडक्ट को। कौन है प्रोडक्ट? अमोनिया। उसको एग्जिट करवाना है आपने, एग्जिट करवाते हैं। चलें काम करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लो फुल कर देता हूं। यहां पर ये जो नाइट्रोजन का फ्लो है वो मैं फुल कर देता हूं, और यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन का था और यहाँ नाइट्रोजन का फ्लो मैंने फुल कर दिया। फ्लो फुल करने का मतलब लगातार नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो ऐड करना ही करनी है ना। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? प्रेशर को मैं हाई रखता हूँ। कितना हाई? चलें जितना हो सकता है मैं यहाँ पर कर देता हूँ, तकरीबन 1500 एटीएम कर दिया मैंने। बहुत ज़्यादा है 1500 एटीएम, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और टेम्परेचर मैं करता हूँ, चलें आपके कहने पर लो ही रखता हूँ शुरू में, और 200 डिग्री रखता हूँ, जो कि रेलेवेंटली इंडस्ट्री के लिहाज से लो टेम्परेचर है। मैं क्यों लो रख रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि लो टेम्परेचर पर Kc ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ स्लो होगा रिएक्शन। लेकिन यही तो दिखाना चाहता हूँ कि लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट तो ज़्यादा मिलेगी बट प्रॉफिटेबल नहीं होगा प्रोसेस। देखते हैं, ये हमारा डे 1 है फैक्ट्री का, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा रिजल्ट आया। हमने टेम्परेचर रखा 200 डिग्री, फ्लो हमने नाइट्रोजन का पूरा रखा, हाइड्रोजन का भी पूरा रखा, और प्रेशर रखा हमने 1500 एटीएम। हमें जो अमोनिया मिली वो हमें अमोनिया मिली 12.5%, और इसको बनाने के लिए हमें पूरा दिन लग गया, और पूरे दिन के अंदर अमोनिया की प्रोडक्शन हुई 18.21 किलो। ये लिखा हुआ है, इसको फुल स्क्रीन करके रिजल्ट दिखा दें, फिर रिजल्ट नोट कर लें। 18.21 किलो। अब एक काम करता हूं, मैं डेटा साथ साथ पुट करता रहता हूं। एक पेज ऐड कर दीजिएगा, जिन कंडीशंस पे हमने लगाया वो मैं यहां पे पुट करता हूं। हमने रखा हाइड्रोजन का फ्लो एंड नाइट्रोजन का फ्लो, हमने रखा फुल फ्लो, मतलब लगातार एडिशन हो रही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमने प्रेशर जो रखा वो रखा 1500 एटीएम। हमने टेम्परेचर रखा 200 डिग्री, और इस पे हमें जो पैदावार मिली है वो मिली है अमोनिया की 12 यानी अमोनिया की जो प्रोडक्शन मिली है वो 12.5% यील्ड मिली है। और ये कितना मिला है पर डे? यानी कि ये पर डे अगर बात की जाए तो ये 18.21 किलो पर डे। चलें जी, अब नेक्स्ट डे चलते हैं, अगले दिन चलते हैं और थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं, और हो सकता है हमारी पैदावार बढ़ जाए। तो चेंजेस चलते हैं, डे 2 पे आ गए हम, डे 2 पे आ गए। अब डे 2 पे क्या करूंगा? वही मैं फ्लो तो ज्यादा ही रखूंगा, ओब्वियसली ये तो मुझे ज्यादा ही करना है।
बल्कि हाँ, ये तो फ्लो मैक्सिमम है, 200 लीटर पर मिनट फ्लो जा रही है, मैक्सिमम है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, प्रेशर मैं 1500 रहने देता हूँ, टेम्परेचर मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मतलब तकरीबन मैं कर देता हूँ 500 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है ना, 500 डिग्री कर देता हूँ। और साथ साथ मैं प्रेशर में 1500 एटी में रखता हूँ। एनालाइज करता हूँ डे 2। तो ज़रा गौर करो, मैंने पर डे एक दिन के अंदर 37.16% अमोनिया हासिल की है। सिर्फ मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा की है। उससे क्या हुआ, मैं आपको सिंपल एक समझाना चाहता हूँ एक चीज़। वी नो लो टेम्परेचर पे प्रोडक्शन ज़्यादा ही होगी, लेकिन पूरा दिन लगा दिया आपने और सिर्फ 18 किलो, एक साइकिल चला होगा पूरा दिन में ना, एक साइकिल पूरा दिन में चला होगा और आपको 18 किलो मिला। अब इसमें प्रोडक्शन आपको 37% मिल रही है एक दिन में। क्यों? क्योंकि यहां पे हुआ क्या होगा कि आपने टेम्परेचर 500 डिग्री कर दिया, रिएक्शन जल्दी जल्दी हुआ। अब जल्दी जल्दी में एक साइकिल में हो सकता है मिला हो 10 किलो या 12 किलो, प्रोडक्ट थोड़ी मिली होगी। एक साइकिल में 12 किलो मिला, आपने चूंकि जल्दी साइकिल कंप्लीट हो गया, आपने एक और साइकिल चला दिया, तो 12 12 कितना हो गया, 24। आपने एक और साइकिल चला दी, दिन में 3 साइकिल चला लिए, और एक दिन में 3 साइकिल्स ऑपरेट करने पे आपको टोटल 36 से 37 किलो अमोनिया मिल गई। अब जो आपने पीछे टेम्परेचर जो 200 डिग्री रखा था पीछे, उसमें पूरे दिन में एक साइकिल चला होगा और एक साइकिल में प्रोडक्ट तो तुम्हें ज्यादा मिल गई, लेकिन टाइम खा गया, वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहा। तो बेवकूफी है ना ये कि अगर तुम लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करो। तो इस कंडीशन पे जो डेटा आया है वो मैं लिख लेता हूं। मैंने टेम्परेचर रखा, अगेन मैंने प्रेशर रखा 1500 एटीएम, मैंने टेम्परेचर रखा 500 डिग्री, और मैंने जो इसमें यील्ड हासिल की अमोनिया की, सॉरी ये अमोनिया आना था यहां पर, अमोनिया आना था यहां पर, जो मैंने अमोनिया की यील्ड हासिल की वो मुझे बेहतर मिली। कितनी मिली अमोनिया की यील्ड मुझे? 37.16%। ठीक है, जो पहले से तो बहुत बेहतर है। तो डेफिनेटली डे 2 हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा होगा, उसमें हमने एक दिन में ज्यादा पैदावार हासिल की है। अब तीसरे दिन चलते हैं और देखते हैं पैदावार और कैसे बढ़े। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये 1500 एटीएम जो है ना, 1500 एटीएम ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आपकी मशीन की कंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है ना, इतना प्रेशर वो बेयर कर भी सकती है कि नहीं कर सकती। तो हमने 1500 एटीएम तो लगा दिया, ये ना हो कि वो ब्लास्ट कर जाए, और ब्लास्ट कर गया तो सारी फैक्ट्री उड़ गई, वो तो फिर लॉस ही लॉस है ना, फैक्ट्री उड़ गई है जब। तो हमें प्रेशर भी उतना रखना है कि हमारी मशीन भी सेफ रहे, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं एक्सीडेंट का चांस कम रहे, प्रोडक्शन भी ज्यादा रहे। तो मैं अपनी मर्जी की कंडीशन सेट करने लगा जो मुझे लगता है तो सबसे बेहतर होगा, किसी की जान को भी खतरा नहीं होगा। तो हम तीसरे दिन चलते हैं। तो मुझे लगता है टेम्परेचर हमें रखना चाहिए तकरीबन 450, जितना किताब में बताया हुआ है, और प्रेशर हम कर देते हैं तकरीबन 200 एटीएम। थोड़ा सा कम है, चलो 250 कर देते हैं, लेकिन हम ज़्यादा नहीं, 300 से ज़्यादा ऑपरेट नहीं करेंगे, हम इतनी मजबूत मशीन नहीं बना सकते। फ्लो वो तो ओबियसली फ्लो तो हमें ज़्यादा ही करना पड़ेगा, फ्लो को तो हम नहीं कम कर सकते, फ्लो तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में थोड़ी हो सकता है यील्ड कम हो जाए, थोड़ी यील्ड कम हो जाए, लेकिन सेफ है ये। तो इस डे को एनालाइज करते हैं, बल्कि इसमें यील्ड हमारी और बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पर अमोनिया की प्रोडक्शन जो हासिल की है, सॉरी 42.9% यील्ड है। इसमें हुआ क्या है, टेम्परेचर थोड़ा मैंने मजीद बढ़ा दिया, उससे क्या हुआ होगा, रिएक्शन जल्दी जल्दी हुआ होगा और साइकिल बार बार चले होंगे। टेम्परेचर पहले कितने डिग्री था? टेम्परेचर पहले था 500 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर पहले था 500 डिग्री। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, टेम्परेचर मैंने 450 डिग्री कर दिया, रेट फ्लो मैंने बढ़ा दिया, और सिस्टम का, अच्छा ये रिस्क सेफ्टी भी साथ साथ देखनी होती है। ओहो, यहाँ पर हाँ दोबारा आ गया। टेम्परेचर 450 डिग्री कर दिया, प्रेशर मैंने 300 एटीएम कर दिया, फ्लो मैंने रखा, और मैंने बेसिकली क्या किया, रिस्क को भी मैनेज किया, मशीन के ऊपर स्ट्रेस भी कम किया। लास्ट कंडीशन जो मैंने, ये जो लास्ट मैंने कंडीशन आपके साथ डिस्कस की, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा था,
मशीन के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। ऑल्दो कि हाई प्रेशर फेवर करता है रिएक्शन को आगे जाने में, लेकिन मशीन पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से वो लॉसेस कर रही थी, और उस लॉसेस की वजह से मेरी जो यील्ड है वो जाया हो रही थी। और टेम्परेचर भी ज्यादा रखा था, अपनी तरफ से मैंने हर चीज ठीक की थी। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट आइडियल कंडीशन है, क्योंकि इसमें आपको 42% यील्ड मिल रही है, एक दिन में आपको 62.51%। तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम यील्ड। और डेली प्रॉफिट आपका पहले से बहुत बढ़ गया है, 422 इशारिया यानी $420.69 आपने प्रॉफिट अर्न किया है। तो कहने का मतलब है एक कंडीशन, अब आप मैंने जो अप्लाई की, मैंने किया 250 एटीएम प्रेशर, जो कि मशीन के लिए भी स्ट्रेसफुल नहीं है, हाई प्रेशर है लेकिन मशीन के लिए स्ट्रेसफुल नहीं है। टेम्परेचर मैंने ना लो रखा ना हाई रखा, मैंने 450 डिग्री रखा, और अमोनिया की जो पैदावार मुझे मिली इनक्रेडिबली वो बहुत अच्छी है। कितनी है? 42.9%। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पे साइकिल ज्यादा चले होंगे और मशीन के ऊपर स्ट्रेस भी कम आया होगा, और जितने ज्यादा साइकिल चलेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन अमोनिया का होगा। ओके। सेकेंडली, जब आप हाई प्रेशर करते हो तो मशीन को ओपन करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतने प्रेशर पे क्या कर सकते हो, बैक वक्त अमोनिया को रिमूव भी कर सकते हो। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? तो अब आपने क्या करना है, ये लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, इस पर आप डिफरेंट तरह की कंडीशंस अप्लाई करें तो आपको नॉर्मली यही मिलेगा कि मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेटली हाई प्रेशर, और आपको जो अमोनिया है वो हाई परसेंटेज ऑफ यील्ड में मिलेगा। ये है आइडियल कंडीशन और इंडस्ट्रियल कंडीशन। आपकी बुक में लिखी हुई है, इसको पढ़िएगा डिटेल से, आपको समझ आ जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट। ये मैंने आपके लिए एक डेटा डेवलप किया, आप लोग भी ऐसा ग्राफ बनाए जिसमें एक्स एक्सिस पे प्रेशर है। तो मैंने जो कंडीशन सेलेक्ट की है वो ये है, विच इज ऑलमोस्ट प्रेशर बिटवीन 200 to 250, और जो टेम्परेचर है वो मैंने 500 से इसमें मैंने किया है थोड़ा सा, तकरीबन समझ लो ये 400 है, ये 500 है, तो ये 450। और ये जो मुझे यील्ड मिल रही है तकरीबन ये अराउंड 40% यील्ड मिल रही है, जो कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इस कंडीशन में जाएं कि प्रेशर हम 600 कर लें और उधर से टेम्परेचर हम 200 कर लें, हमें यील्ड तो ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन वही बात है टाइम बहुत लग जाएगा, साइकिल स्लो चलेंगे, पर डे कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, प्रॉफिट कम होगा। तो हमने इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है। हमने ली शेटलर में पढ़ा, ठीक है, उसने बता दिया हमें कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाना है, लेकिन जल्दी जल्दी भी ले जाना है हमने। कैटलिस्ट डालेंगे हम, कैटलिस्ट से रिएक्शन और फास्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं जी, एक और ऑपरेटर्स है, इसी तरह की फैक्ट्री है। ये देखें, अगेन मैं यहां से भी ऑपरेट करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग इसको देखो। प्रेशर 300 एटीएम ही काफ़ी है, टेम्परेचर में कर देता हूं 450 डिग्री, प्रेशर हम 250 कर देते हैं, कैटलिस्ट हम हाई क्वालिटी का ऐड करते हैं, और साथ में ये कूलिंग का मैंने निज़ाम बताया कि यहाँ पे कूलिंग करेंगे। कूलिंग क्यों करेंगे शाबाश बताओ? क्योंकि आपने सिस्टम में से अमोनिया को निकालना भी है। अमोनिया को निकालने के लिए कंडेंसर में से जब गैसेस पास करोगे, जिसमें सिस्टम में मौजूद नाइट्रोजन भी जाएगा, हाइड्रोजन भी जाएगा, अमोनिया भी जाएगा, तो कूलिंग करोगे, कंडेंस करोगे, तो कौन सी गैस है लिक्विफाई होगी? अमोनिया। शुरू में तस्वीर में दिखाया तुम लोगों को, अमोनिया ड्रिप होके बाहर आ जाएगी, और पीछे नाइट्रोजन हाइड्रोजन चूंकि नॉन पोलर गैसेज हैं, स्टिल दे विल बी इन गैस फॉर्म, उसको फिर हम रिसाइकल कर देंगे मेन चेंबर के अंदर। तो बहरहाल अमोनिया को रिमूव करने का ये तरीका है कि हम कूलिंग भी करेंगे एंड पर, यहां पर, ताकि अमोनिया निकल जाए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ये ट्रक के अंदर अमोनिया लोड होगा, तो तकरीबन हमने जो अमोनिया लोड किया है 138 टन्स किया है, और हमारा प्रॉफिट है $8,784 एक दिन का। तो कुछ ऐसी कंडीशन करते हैं, वैल्यूज में चेंज लेके आते हैं। प्रेशर मुझे लगता है 300 करके देखता हूं, टेम्परेचर को नहीं छेड़ता। तो कितने टन्स था जी? अच्छा, अब बहरहाल थोड़ा ज्यादा होगा पहले से। ठीक है, तो प्रॉफिट भी 13,000 हो गया।
ठीक है। अगेन ये मशीन पिछली मशीन से डिफरेंट है, इसमें हो सकता है कि हाई प्रेशर पे ये स्ट्रेस बेयर करे और हो सकता है यहां हाई प्रेशर पे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, क्योंकि मशीन की स्ट्रेस भी तो हमने ये भी तो देखना है ना कि वो मशीन कितना स्ट्रेस अप्लाई कर सकती है। अच्छा कैटलिस्ट, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा के देखता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से ऑब्वियसली यील्ड कम होगी अब, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आपको पता रिएक्शन रिवर्स जाएगा तो केसी कम होगा, देख लीजिएगा प्रोडक्शन अब कम होगी। $13,000 का हमें फायदा हुआ था, अब देखिए जरा यहाँ पे साथ में पर डे कितने टन बन रहा है वो भी साथ में मॉनिटर हो रहा है, देखा ना 89 टन। प्रोडक्शन कम हो गई क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाकर हमने प्रोडक्ट को रिड्यूस कर दिया, रिएक्टेंट को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। तो ये सारी चीजें आपने सारे वेरिएबल्स यहां पर अप्लाई करने हैं और एक बेहतरीन यील्ड निकालनी है आपने। तो ये होगी हमारी प्रैक्टिकल स्किल जिसको हमने अप्लाई किया अमोनिया की फॉर्मेशन के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट एक हमारा पॉइंट है, इसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। सेम कहानी है, 2 मोल 1 मोल, 3 मोल ने जाना है 2 मोल के अंदर, बड़े वॉल्यूम ने जाना है छोटे वॉल्यूम के अंदर, तो यू नीड हाई प्रेशर एंड यू नीड, चूंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंड यू नीड लो टेम्परेचर, बट इतना लो नहीं कि वो 2 दिन लगा दे रिएक्शन कंप्लीट होने में, इतना कि बेशक थोड़ी प्रोडक्ट कम हो जाए लेकिन रिएक्शन जल्दी जल्दी हो। इसको आप खुद पढ़ोगे, खुद देखोगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यहां पे हम सल्फर ऐड करेंगे, सल्फर एयर के साथ बर्न होगा, सल्फर और ऑक्सीजन बर्न होने के बाद जो गैस बनाएंगे उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करेंगे इस मेन चेंबर के अंदर, इसमें कैटलिस्ट लगाया हुआ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, और यहां पर बेसिकली दोबारा से सल्फर डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, जिसमें हमें हमारी मेन प्रोडक्ट चाहिए जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन की शक्ल में मिलती है। अब हमें ये ज्यादा से ज्यादा चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जानते हुए कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमें इसकी यील्ड ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर थोड़ा सा हाई प्रेशर रखेंगे। इतना ज्यादा नहीं कर सकते इस मशीन के अंदर हाई प्रेशर, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सेकेंडली ये इसके अंदर सल्फर इस्तेमाल हो रही है, ये ब्लास्ट भी कर सकती है, तो यहां पर हम हाई प्रेशर बेयर नहीं कर सकते क्योंकि ब्लास्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इंस्टेड ऑफ कि हम हाई प्रेशर रखें, हम तकरीबन 5 ATM 10 ATM तक कर सकते हैं, ज़्यादा हाई प्रेशर हम यहाँ बेयर नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे लगातार आप ऑक्सीजन ऐड करो, यानी लगातार आप रिएक्टेंट ऐड करो ताकि प्रोडक्ट बढ़ते जाए। फाइनली एक ऑप्टिमम कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल जाएगा। देन ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आपने पंप करना है और आपने इसको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल देना है। तो बेसिकली होगा क्या, एक पेज ऐड कीजिएगा, ये मेरे पास पड़ा है सल्फ्यूरिक एसिड, शाबाश। इसमें ये क्या है, H2SO4 है, 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 और जो ये बाकी है ये क्या है, पानी है, H2O। तो जो पीछे से SO3 गैस आ रही है वो इस पानी में एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्ब होने के बाद बेटा क्या बनाएगी, H2SO4, ठीक है, यानी SO3 पानी में एब्जॉर्ब होगा तो बनेगा H2SO4, यानी कि बाकी जो लिक्विड है वो भी H2SO4 में चेंज हो जाएगा। इन शॉर्ट ऑलरेडी जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा। आप इसको हीट करोगे माइनरली, होगा क्या, इनके हीट करने से ये डिहाइड्रेट होगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रेंड्स, जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेट होगा तो ये बनेगा, वाटर यहां से रिलीज कर देगा, जैसे ही वाटर रिलीज करेगा तो स्टूडेंट से बनेगा ओलियम। नाउ दिस इज द फार्मूला ऑफ ओलियम, जिसे हम कहते हैं H2S2O7। अब इस ओलियम के अंदर बेटा आप क्या ऐड करोगे, इस ओलियम के अंदर बेसिकली पानी ऐड करोगे। जैसे इस ओलियम के अंदर पानी ऐड करोगे तो ये रिकन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, जैसे कि जिससे ये बना था, ठीक है। यहाँ वाटर ऐड होगा और ये दोबारा से 2 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो इंडस्ट्री वाले करते क्या है, क्योंकि जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है उसमें। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री में बना के रखोगे, किसी ड्रम में पड़ा है,
तो वो हवा में से, एटमॉस्फेयर में से नमी एब्जॉर्ब करता रहेगा और डाइल्यूट होता रहेगा। हम क्या करते हैं, ओलियम बना लेते हैं और जरूरत पड़ने पर पानी ऐड करके उसको डाइल्यूट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। तो यही आपको इस मशीन में दिखाया गया है कि इस SO3 गैस को बेसिकली हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला और बदले में ओलियम बन गया। ओलियम में हम री एंटर करेंगे वाटर और क्या मिलेगा हमें, सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेन चीज इसके अंदर था कि कैसे हम SO3 की पैदावार को बढ़ाएं, वो आपको ऑलरेडी समझ आ गया है। इट्स जस्ट लाइक एन अमोनिया केस। जिस तरह अमोनिया में आपने पढ़ा, ऑलमोस्ट सारी चीजें वैसी ही हैं। प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, इसकी कोई सिमुलेशन नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैं ज्यादा टाइम अमोनिया पे लगाया। ये उसी का ही भाई है। लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ है, कल आपने ये घर से करके आने हैं। किसी किस्म का भी क्वेश्चन होगा इन टेस्ट योरसेल्फ में तो कल हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नॉलेज हमारा कंप्लीट हो गया। हमने जो जो SLO का वादा किया था एक दफा दोबारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म। ये फर्स्ट पेज पे जरा चले जाए। हमने क्या किया, एक्सप्लेन किया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ली शटलर प्रिंसिपल को यूज करके हाइब्रिड प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर डिस्कस किया द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड हाउ इट कैन यूज टू ऑप्टिमाइज केमिकल रिएक्शन, मैक्सिमम यील्ड एंड मिनिमम वेस्टेज। मिनिमम वेस्टेज यानी कैसे हम वेस्टेज को बचा सकते हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को निकालने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना है। प्रोडक्ट को निकालने का प्रॉपर मैकेनिज्म होगा तो वेस्ट भी नहीं होगी। डिटरमिन if the equilibrium constant will increase or decrease when the temperature is change। बताया आपको टेम्परेचर चेंज करने पे कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा, कब कम होगा, ठीक है ना। एंडो एक्सो के दोनों केसेस में डिस्कस किया। गिवन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो भी इक्वेशन दी होगी रिएक्शन के लिए, ये सारे SLO हम तफसील से पढ़ चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि डिटेल से आपको ली शटलर प्रिंसिपल समझा दी है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। ओके, थैंक यू।